तोते को लाने वाला व्यक्ति अवाक सा उसे देखता रह गया। लेकिन डॉक्टर भी कमाल का था। उस परिंदे के पैर पर सीटी बजाकर कब ड्रेसिंग कर दी पता ही ना लगा। इतनी बारीकी से जैसे कोई कारीगर कपड़ों में सिलाई लगा देता है। ठीक उसी तरह हमारे ही सामने लगभग आधा अनार तोते को खिला दिया हो। तोते के मालिक ने खुशी खुशी अच्छी खासी रकम देनी चाहिए उन डॉक्टर को, लेकिन वाह रे डॉक्टर, उन्होंने सिर्फ 100 रुपये की फीस लेकर आधा बचा अनार उसके मालिक के हाथ में थमाया और बोले, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। बहुत कम लोग इस तरह मेरे पास आते हैं। कहते हुए मुस्कुराकर उन्होंने तोते को उनके हाथ में पुनः वापस लौटा दिया और कुछ दवाएं पानी में मिलाकर देने की नसीहत दी। सर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगली बार वह व्यक्ति मुझे ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पर आया और मेरे ही साथ आकर उन डॉक्टर साहब को एक रेशमी शॉल भेंट की थी। मुझे भी बहुत खुशी मिली उस दिन। खैर छोड़िए, आप बताएं, हम यहाँ तक डॉक्टर तोशित के चौराहे तक आ गए, आपके किधर जाना है? कहते हुए वह मुस्कुराने लगा। ऑटो के चक्के और आसपास आती जाती गाड़ियों की आवाज से हटकर टेलीफोन की लगातार बजती हुई रिंग ने डॉक्टर शेशांक को नींद से अचानक जगा दिया। दिन भर ऑटो में सफर करके लगभग 3 डॉक्टर से मिलने के बाद पूरी तरह से थके हुए डॉक्टर शेशांक को सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने थकावट से चूर होकर ऑटो वाले से इतना कहा कि रुको, थोड़ा कुछ खा ले। तब उन्होंने अपनी मनचाही दुकान पर ऑटो रोककर हल्का फुल्का नाश्ता किया और चाय पी। ऑटो वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि यहाँ से उन चौथे डॉक्टर तोशित के पास जाने में लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। तब उन्होंने सीट में पीछे की और सिर टेका और थोड़ा रेस्ट करने लगे। चलती हुई ऑटो में उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए वो ऑटो वाला संभाल कर धीमी गति से ऑटो चलाने लगा और बिल्कुल कम आवाज में कुछ गाने चला दिए। डॉक्टर शेशांक को पता ही नहीं चला उन्हें कब नींद लग गई। उनके कानों में सिर्फ ऑटो और आसपास के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इन सबसे भिन्न जब टेलीफोन की घंटी सुनाई दी, तब दिमाग ने एक अलग प्रतिक्रिया दी और अचानक उनकी नींद खुली। डॉक्टर शेशांक ने अपने आप को एक कमरे में बिस्तर पर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने ही कमरे में सो रहे थे। अभी तक सब कुछ ख्वाब की तरह चल रहा था, लेकिन टेलीफोन की घंटी की आवाज, वह भी बेड के पास रखे हुए टेलीफोन से। आखिर वे यहां पहुंचे कैसे? और यह सब क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। टेलीफोन की घंटी की बढ़ती हुई आवाज ने उन्हें मजबूर कर दिया टेलीफोन उठाने पर। बड़ी असमंजस की स्थिति में उन्होंने हेलो कहा कि तभी सामने से आवाज आई, हेलो डॉक्टर शेशांक, आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि आप बिना बताए डॉक्टर तोशित से मिलने की मंशा से गलत कारण बताकर स्टेशन लिव ले है, जो कि नियमों के खिलाफ है। लेकिन इसी के साथ आपको हम ये भी बता देना चाहते कि अब आप एक विशेष सुरक्षा घेरे में हैं। कृपया कोई बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि अभी आप डॉक्टर तोशित की उस प्रयोगशाला में हो जहां बिना खुफिया विभाग और डॉक्टर तोशित की मर्जी के कोई भी नहीं जा सकता। फिर भी आपकी नादानी को माफ करते हुए स्पेशल अनुशंसा से आपका अगले 6 महीने तक कार्यकाल उन्हीं के प्रयोगशाला में होगा। एक सेक्रेटरी की तरह इन 6 महीने के दौरान आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको वहां से कब वापस छुट्टी दी जाएगी, ये स्वयं डॉक्टर तोशित ही तय करेंगे। आपको अपनी तरफ से कोई भी फोन या सिग्नल देने की कोई अनुमति नहीं है। ये शुक्र समझे कि आपको सजा की बजाय एक बड़े वैज्ञानिक के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ओके, गुड बाय। और मैं सिर्फ सर के अलावा कुछ ना कह सका। एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे मुझे बंधक बना लिया गया है और अपनी गलती पर मुझे पछतावे के साथ डर भी लग रहा था। लेकिन दूसरे ही पल ये सोचकर संतुष्टि हुई कि मैं किसी बंधक की तरह नहीं अपितु प्रशासन की जानकारी में हूँ। वाकई मैं खुद भी तो यहाँ डॉक्टर तोशित से मिलने आया था, भले ही मेरा तरीका गलत ही क्यों ना हो। इसी सोच में थोड़े समय तक तो मैं तकिए का सहारा ले टिका रहा और सोचता रहा कि आखिर मैं यहाँ पहुँचा कैसे। वह पोस्टमैन उर्फ ऑटो वाला आखिर गया कहाँ? वह ऑटो वाला ही तो मुझे जानबूझकर कहीं इतना घुमा तो नहीं रहा था। मतलब निकला तो मैं जासूसी के लिए था, लेकिन खुद ही किसी और की निगरानी में था। सही कहा था किसी सीनियर ने मुझे कि डॉक्टर तोशित के बारे में उनकी इच्छा के बगैर तुम सोच भी नहीं सकते। अगर सपने में भी उनका विचार करेंगे तब भी उनकी खबर उन तक पहुंच जाएगी। तब जासूसी की बात और है, लेकिन मुझे ये झूठा अभिमान था अपनी फील्ड में उत्तम वैज्ञानिक होने का। एक सूक्ष्म कैमरा बनाकर मैं अपने आप को कोई बड़ा वैज्ञानिक समझ बैठा था और बेवकूफ़ी के कारण निकल पड़ा उनकी जासूसी करने, जो पूरे देश के जासूसी तंत्र के प्रमुख हैं। सेना भी उनसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाती, तब फिर मेरी क्या मजाल। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। इस जगह पहुंचने के बाद अपना दिमाग चलाना बेवकूफ़ी है। चुपचाप आदेश मानने में ही भलाई है। ये सोचकर मैं अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया।
तभी फोन की दूसरी घंटी बजी और मुझे आदेश मिला कि आप ठीक 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो जाए, और कैसे कहाँ जाना है यह आपको अगले फोन पर बता दिया जाएगा। किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक सिर्फ 0 डायल कर ऑर्डर कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर तौशिद की प्रयोग में हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोरदार तमाचा गाल पर जड़ दिया हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिकार करने निकला शिकारी खुद ही आज अपने जाल में फंस चुका था, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचना होगा, कहकर उन्होंने नजर दौड़ाकर देखा तो जरूरत का हर सामान उस कमरे में मौजूद था। तब आखिर बुलवाएं तो क्या, और बिना कारण के दरवाजा खोलना भी संभव नहीं, आखिर करे तो क्या। तब डॉक्टर शेशांक जानबूझकर चाय की मशीन में छेड़छाड़ की और उसके खराब होने की पुष्टि होने पर 0 नंबर डायल कर जानकारी दी कि चाय की मशीन काम नहीं कर रही। कृपया यदि हो सके तो चाय की व्यवस्था करवा दीजिए। इसके पहले कि वह फोन रख पाते, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि वे एक विशाल प्रयोगशाला थी और उनका कमरा अन्य कमरे की तरह ग्राउंड फ्लोर पर था। इतनी तेज रोशनी ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य चमक रहा हो, लेकिन घड़ी में देखने पर रात के लगभग 9 बज चुके थे। इससे पहले कि वे ज्यादा सोच पाते, दरवाजे पर आए व्यक्ति ने कहा, हमें पता था, कृपया किसी भी मशीन से छेड़छाड़ न करें। रिसेट की बटन दबाकर उसने पल भर में मशीन ठीक कर दी और सिर्फ इतना कहते हुए चला गया, सर एक बार फिर आपको याद दिला देते कि आप डॉक्टर तौशिद की निगरानी में हैं, कृपया कोई भी ऐसी हरकत न करें। यहाँ उनके बिना मर्जी के कुछ भी काम नहीं करता, फिर चाहे चाय बनाने की मशीन ही क्यों ना हो, कहते हुए वह मुस्कुराते हुए चला गया। अब तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि चारों ही डॉक्टर तौशिद के गुण मेरी खोज से मिलते जुलते थे, कारण कि मैं उस डॉक्टर तौशिद की तलाश कर रहा था जो उन सब गुणों में माहिर थे। वास्तव में यदि ऐसे सैकड़ों डॉक्टर खड़े कर दिए जाए तब भी मिलकर उस समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे। वह मेरी खोज वाले डॉक्टर तौशिद पलक झपकते ही चुटकी में सुलझा देंगे। अब कौन बताए इस नादान ऑटो वालों को कि मैं किस डॉक्टर तौशिद से मिलना चाहता हूं, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही कहा, एक काम करो, मुझे सबके पास एक एक बार घुमाओ, मैं आज तो तुम्हें फिर एक दिन या अगले दिन के लिए भी स्पेशल बुकिंग का पैसा दूंगा। किसी नवजात शिशु की तरह डॉक्टर शेशांक अपने आसपास की अनोखी दुनिया को देख रहे थे, एक ऐसा सत्य जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा परे था। यहाँ सब कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना वह शायद एक सदी के बाद सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित, उसमें भी वह एडवांस नहीं जो अब तक खोजा गया है, अपितु वह जो अब तक सोचा ही नहीं गया है। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि ऐसे ही डॉक्टर तौशिद की ख्याति संपूर्ण विश्व में नहीं। आज उनका ये भ्रमजाल टूट गया कि कोई वैज्ञानिक किसी खोज पर राष्ट्रीय पुरस्कार पाता है और वह खुद उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाती। बिल्कुल सफेद झूठ, क्योंकि यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका आज तक कभी भी कोई जिक्र न किया जाए, जिसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ खोजें गुप्त रूप से देश सेवा के लिए की जाती है, न कि किसी नाम के लिए। डॉक्टर शेशांक ने देखा कि सूक्ष्म कैमरे को उन्होंने अपने नाम से बुक करा रखा है। यहाँ तो उससे कहीं ज्यादा अत्याधुनिक कैमरे हर व्यक्ति के शर्ट बटन के साथ, वह भी बिना किसी बैटरी के, जो ऑटोमेटिक वायरलेस चार्जिंग हो जाते हैं और जिसकी भनक खुद शर्ट पहनने वालों को नहीं होती। यहाँ तक कि कॉपी पर लिखावट तक पढ़ लेने वाले कैमरे यहाँ उपलब्ध है। इसका मतलब सब कुछ नजर में है, फिर भला उनका आविष्कार कैसे उनका हो सकता है। मतलब साफ है कि वास्तविक खोज की दुनिया इंसानी समझ से कहीं परे है। डॉक्टर शेशांक तैयार होकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े थे, क्योंकि उन्हें यही निर्देश मिला था कि उन्हें अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कम से कम 10 मिनट बिताना है, ताकि वे आसपास के वातावरण से परिचित हो सके। वे अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर आसपास की दुनिया को देख रहे थे कि तभी कोई उड़ता हुआ कैमरा उनके सामने आया और उन्हें सावधान की मुद्रा में खड़े होने की एक आवाज कैमरे से आई। शायद कैमरे के ऊपर ही स्पीकर लगा था। जैसे ही डॉक्टर शेशांक सावधान की मुद्रा में खड़े हुए, उन्हें कैमरे ने ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन किया और एक पर्ची उसी कैमरे के निचले हिस्से से निकलकर आई जिसमें लिखा था, यू आर नॉट फिट फॉर विजिट, प्लीज टेक केयर, और उन्हें आदेश मिला कि वे आराम करें। डॉक्टर शेशांक अपने कमरे में जा सर खुजला रहे थे। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ सब कुछ उनकी सोच से परे था। कैमरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक को एक उड़ता हुआ कैमरा आकर स्कैन करता है और बिना किसी डॉक्टर के रिपोर्ट देख एक पर्ची निकालकर दे देता है, क्योंकि वे बीमार है। असंभव क्या वह एक कैमरा था या एक्सरे मशीन, वह भी इतनी छोटी, या कुछ और जिस बीमारी के बारे में उन्हें खुद नहीं पता,
भला वह कैमरा ऐसा क्या जान गया जिनका अनुभव आज तक खुद उन्होंने भी नहीं किया। वह सोच ही रहे थे कि अचानक उनके टेलीफोन की रिंग बजी और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई। डॉक्टर शेशांक, क्या आपकी जानकारी में आप किसी बीमारी से ग्रसित है? आप किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स लेते हैं? यदि हाँ तो कृपया कर उसे भूल जाए। आपको नियमित तौर पर दिन में 3 बार शावर लेना है, सामने रखी वाइब्रेटिंग मशीन का उपयोग करना है। हाँ, अब आप बिना फोन करे अपने टेलीफोन में 2 नंबर डायल करें। जैसे ही आदेश अनुसार डॉक्टर शेशांक ने 2 नंबर डायल करा, देखते ही देखते उनके कमरे की एक दीवार अपनी जगह से खिसकने लगी और वहां कांच के दरवाजे के पीछे एक अनोखी नेचुरल दुनिया दिखाई देने लगी, जिसमें झरने, पक्षी, फूल, पौधे सब कुछ थे जो इंसान को पूरा रिलैक्स करने के लिए पर्याप्त है। वह एकटक इस परिवर्तन को देख ही रहे थे। कहानी अभी जारी है, अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।